होशरुबा की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। चलिए अल्फाज के जादू से सजी एक नई दास्तान की जानब बढ़ते हैं। मेरी आज की कहानी एक ऐसी पठान फैमिली के बारे में है जिसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। 18 साल की पठान लड़की अंडों पर बैठकर रात क्यों गुजारती थी, उसके पीछे एक ऐसा सच है जो आपको ये कहानी सुनने पर मजबूर कर देगा। मेरा नाम रहील है और मेरी एक करियाने की दुकान है। रोज़ ही हर तरह के ग्राहक आते हैं और अजीबोगरीब चीज़ों का मुतालबा करते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में तो मैंने ये भी सुना है कि वो एक ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो मेरे पास नहीं होती। लेकिन एक दिन मेरी दुकान पर एक ऐसी पठान औरत आई जिसने इतनी अजीब बात कही कि मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। और फिर जब मैं उसकी बात की तह तक पहुंच गया तो मुझे एहसास हुआ कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर तो अजीब नज़र आती हैं, लेकिन उनके पीछे बड़े मकासद पोशीदा होते हैं। इस पठान औरत ने कभी जो कुछ इसके पीछे एक बड़ा मकासद था जिसे जानकर मैं दंग रह गया। ये इतवार की सुबह थी। आमतौर पर इतवार के दिन सुबह के वक्त ज़्यादा ग्राहक नहीं आया करते थे। मुझे अपनी करियाने की दुकान खोले ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि एक उम्र रसीदा पठान औरत मेरे दुकान पर आई और कहने लगी, ज़रा बड़े साइज़ के साफ़ सुथरे देसी मुर्गी के अंडे तो दे दो। उसकी बात सुनकर सुबह सुबह मेरा मिजाज बिगड़ गया। मैं ग्राहकों को इस बात से तंग आ गया था, जब कोई ग्राहक अंडे लेने आता तो हमेशा बड़े साइज़ के अंडे मांगता, जैसे अंडे मुर्गी ने नहीं बल्कि मैं देता हूँ। मैंने गुस्से में कहा, मुर्गी हमेशा एक जैसे साइज़ के अंडे थोड़ी देती है। अम्मा, तुम लोगों ने अच्छा तमाशा बना रखा है। मैं कहाँ से बड़े साइज़ के अंडे लेकर आऊँ? जो आगे से मिलते हैं तो वही फ़रोख्त करता हूँ ना। मैं मुँह ही मुँह में बढ़ाता हुआ एहतियात से 12 अंडे थैली में डालने लगा। अंडों की थैली हाथ में पकड़कर वो औरत बाकायदा एक एक अंडा उठाकर चेक करने लगी। उसकी इस हरकत ने मुझे मज़ीद गुस्सा दिला दिया था। अम्मा, तुम्हें अंडे खाने हैं, ज़रा सा छोटा बड़ा हो गया तो कौन सा तुम्हारी सेहत पर फ़र्क पड़ जाएगा। मैंने एक गहरी नज़र सेहतमंद पठान औरत पर डाली जो बड़ी दिलचस्पी से अंडों का साइज़ देख रही थी। मेरी बात सुनकर उस पठानी ने मुस्कुराकर कहा कि अगर खाने होते तो कभी साइज़ चेक ना करती, लेकिन मुझे अपनी जवान बेटी को इन अंडों पर बैठाना है, इसीलिए देख रही हूँ। सारे अंडे देसी और बड़े साइज़ के होने चाहिए। इस औरत की बात सुनकर मेरी आंखें फैल गई थी। वो पागल थी या फिर मुझे बिगड़े हुए मिजाज से मज़ा ले रही थी। उसने मुझे अंडों के पूरे पैसे पकड़ाए और थैली उठाए दुकान से चली गई। मैं अभी तक नहीं समझ पाया था कि उसने मुझसे इतनी अजीब बात क्यों की है। जैसे जैसे दिन निकल रहा था, दुकान पर ग्राहकों का रश बढ़ता जा रहा था और शाम तक मैं उस पठान औरत को भूल गया था। लेकिन रात जब मैं घर गया तो मेरी बीवी ने अंडों का सालन मेरे आगे रख दिया और बेख्तियारी उसका चेहरा मेरी आंखों में आ गया। मैंने अपनी बीवी सदफ को बताया कि आज एक औरत अंडे खरीदने आई थी, लेकिन उसे अंडे खाने नहीं थे बल्कि अंडों पर अपनी बेटी को बैठाना था। और ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरी बात सुनकर नौरीन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हुए कहने लगी, आपका मिजाज हर वक्त बिगड़ा रहता है, इसलिए अब ग्राहक भी आपके साथ मजाक उड़ाने लगी हैं। भला कोई अपनी जवान बेटी को अंडा पर कैसे बिठा सकता है? सदफ नौरीन शायद ठीक ही कह रही थी। मुझे छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, इसलिए सभी लोग मुझसे अजीब तरह से पेश आते थे। अगले दिन मैंने दुकान खोली तो फिर वही पठानी औरत मेरे पास चली आई और आते कहने लगी, आज बस मुझे 2 ही अंडे चाहिए। रात मेरी बेटी से 2 अंडे टूट गए हैं, 10 अंडे बचे हैं, 2 अंडे और दे दो जो ज़रा साइज़ में बड़े हों। मैंने गौर से इस पठान औरत को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल संजीदा था, ऐसा लगता ही नहीं था जैसे वो मजाक कर रही हो। अब की बार मुझे खामोश ना रहा गया। मैंने हैरत से पूछा, अम्मा, तुम सच कह रही हो क्या वाकई तुम्हारी बेटी रात अंडों पर बैठती है? वो पठान औरत मुस्कुरा कर कहने लगी, हाँ, पूरा 1 महीना मेरी बेटी को रात अंडों पर बैठकर गुजारनी है और दिन में भी अंडों का ख्याल रखना है। उसकी बात मेरी समझ से बाहर थी। मैंने फ़ौरन ही सवाल किया कि अपनी बेटी को अंडों पर बिठाकर आपको क्या हासिल होगा? अंडों से चूज़े निकलने से रहे। वो औरत कहने लगी, बस ये हमारे पास एक ख़ास रस्म है और मेरी बेटी वही रस्म अदा कर रही है। 1 महीना गुजर जाए फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसे अंडों पर बिठाने का क्या राज है। उस पठानी ने तो मुझे अजीब तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था। मैंने अपने दिमाग के घोड़ों को खूब दौड़ाया, लेकिन ऐसी कोई वजह समझ ना आई कि जिसकी वजह से किसी इंसान को अंडों पर बिठाना पड़े। घर आकर यही बात मैंने अपनी बीवी सदफ नौरीन को बताई तो पहले तो वो बहुत हैरान हुई और फिर कहने लगी, आज एक पठान औरत उसके पास सिलाई देने के लिए आई थी। शायद आप उन्हीं लोगों की बात करें, क्योंकि पूरे इलाके में सिर्फ वही लोग अनजान हैं, वो भी नए नए हमारे इलाके में शिफ्ट हुए हैं। मैंने अपनी बीवी से कहा, ज़रा अंडों का राज तो मालूम करो। अगर अंडों पर बैठने से कोई तरक्की वगैरह हासिल होती है तो मैं तुम्हें भी अंडों पर बिठा दूंगा। ये बात मैंने मजाक में कही गई थी, जिसे सुनकर सदफ नौरीन ने गुस्से से मुझे घूरा था। आहिस्ता आहिस्ता ये मामूल बन गया था। वो पठान औरत कभी 1 अंडा लेने आती तो कभी 2, कभी ऐसा दिन भी होता कि वो मेरी दुकान पर आती ही नहीं। उस रोज़ मैं खुद ही समझ जाता कि उसकी बेटी से कोई अंडा नहीं टूटा। सदफ नौरीन इन लोगों के कपड़ों की सिलाई कर रही थी। नौरीन के पास काफ़ी ज़्यादा सिलाई का काम आया हुआ था, तो उसके पास सर को जाने की भी फुर्सत नहीं थी। शायद इन पठानों के घर कोई शादी वगैरह की तकरीब थी। 15 दिन इसी तरह गुजर गए।
मेरा तजस्सुस हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने इस औरत से कहा कि आज तो मुझे बता कर जाओ तुम्हारी अंडों पर बेटी क्यों बैठती है। वो कहने लगी अगर ऐसी बात है तो तुम खुद 15 दिन बाद मेरे घर चले आना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा वो अंडों पर क्यों बैठती है। 15 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, मैं खुद तुम्हारे घर दावत देने आऊँगी। इसकी बात सुनकर मुझे इतना तो समझ आ गया था कि उसकी बेटी की शादी है और इस शादी से पहले अंडों पर बिठाया गया। लेकिन क्योंकि मेरा एक दोस्त पठान था, शाम को मैं दुकान बंद करने के बाद उसके पास चला गया। मैंने सोचा कि उससे मालूम करूं कि ऐसी कोई रस्म भी है या नहीं। मैं शुरू से बहुत ही ज़्यादा खोजी था। अगर कोई बात मेरे ज़हन में अटक जाती तो जब तक मैं उसकी तह तक नहीं पहुंच जाता मुझे सुकून ना आता। और ये अंडों वाला मामला भी ऐसा ही था। काफ़ी अरसे बाद में अपने दोस्त के दरवाजे पर खड़ा था, मुझे देख कर बहुत खुश हुआ और कहने लगा रहील आज तुम यहाँ कैसे आ गए, तुझे तो अपनी दुकान से ही फुर्सत नहीं मिलती। उसकी बात सुनकर मैं हंस दिया और कहा ठीक कह रहे हो तुम, जब से मैंने दुकान खोली थी मेरा सारा वक्त दुकान में ही निकल जाता था। दोस्तों के साथ भी वक्त नहीं गुजरता था जिनके साथ बैठ के मैं ढेरों बातें करता था। मैंने बातों बातों में उसे इशारों कनाओं में बहुत कुछ पूछा, लेकिन उसने मुझे कोई ऐसी बात नहीं बताई थी कि अंडों वाली कोई रस्म होती है कि नहीं। कि मेरी बात सुनकर वह हैरान हुआ, कहने लगे पागल तो नहीं हो गए, या अंडे खाने के लिए होते हैं या रस्मों के लिए। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने दोबारा इस्तफसार किया कि ऐसी कोई ना कोई तो रस्म होगी ना जिसके लिए दुल्हन को अंडों की ज़रूरत पड़ती हो। मेरा दोस्त मेरी बात सुनकर ज़ोर से हंसते हुए कहने लगा मुझे लगता है रहील तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। अब तो कहीं ये ना कह देना कि दुल्हन शादी से पहले अंडों पर ही बैठ जाती है और फिर अंडों से चूज़े निकलते हैं। मजाक मजाक में मेरा दोस्त वो लाइन कह गया था जो मैं उससे पूछने वाला था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ऐसी कोई रस्म पठानों में तो नहीं होती। फिर वो पठान औरत मुझसे झूठ क्यों कह रही थी, और वो भी बिला ज़रूरत झूठ। अगर अंडे के लिए अंडे थे तो वो सीधी तरह से भी ये कह सकती थी कि मैंने बातों बातों में अपने दोस्त को सारी बात कह सुनाई। वो सुनकर चौंक गया और कहने लगा हम पठानों में ऐसी कोई रस्म नहीं होती, देख ले अंडों के नाम पर कहीं तुझे चूना ही ना लगा रही हो। आजकल लोगों के लूटने के नए नए तरीके ईजाद कर लिए, पता नहीं कौन कैसा जाल बिछाकर इंसान को बेवकूफ़ बना जाए। अपने दोस्त की बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। मेरे पास लौट आने के लिए था ही क्या, एक छोटा सा जनरल स्टोर था जिससे घर का गुजर बसर होता था, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे फिर भी एहतियात का दामन थामने की ताकीद की थी। इसलिए घर आते ही मैंने अपनी बीवी को कहा कि अगर वो कपड़े सिलवाने आए तो घर का अच्छी तरह ख्याल रखना, वो लोग मोहल्ले में नए आए हैं और हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। सदफ कहने लगी आपको अचानक ही उन पर इतना तजस्सुस क्यों हो गया है, हर किसी की अपनी अलग रस्में होती, ज़रूरी नहीं कि दाल में कुछ काला हो। वो लोग तो मुझे काफ़ी दिनों से अपने घर आने की दावत दे रहे हैं। ऐसा करती हूँ कि किसी दिन उनके घर चली जाती हूँ, जाकर अपनी आंखों से सारा सच देख आती हूँ। सदफ की बात तो मुझे ठीक लग रही थी और अगर जाकर खुद देख कर आती तो मुझे भी तसल्ली हो जाती, वरना मेरे अंदर के तजस्सुस ने मुझे बेचैन कर रखा था। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि तेरे अंदर एक छुपी हुई औरत है जिसकी बात के पीछे पड़ जाता है, उसे जाने बगैर तुझे सुकून नहीं आता। अम्मा की ये बात सच थी और वाकई इस अंडों वाली बात ने मुझे हैरान और परेशान करके रख दिया था। तो 4 दिन ही गुजरे थे, मेरी बीवी कहने लगी उनके घर के सारे कपड़े सिल गए और मैंने उन्हें कह दिया कि मैं कपड़े खुद देने आ रही हूँ ताकि दुल्हन से भी मिल सकूँ। सदफ मेरी इजाज़त से लोगों के घर चली गई थी और मुझे सोच सोच के बेचैन था कि पता नहीं वापसी पर वो क्या खबर लाएगी, क्योंकि ये बात बहुत ही अनोखी थी कि कोई दुल्हन शादी से महीना भर पहले अंडों पर बैठ जाए। सदफ को कोई घंटा 2 घंटे बाद वापस लौटी और आने के बाद उसने बताया कि वो लोग बहुत ही अच्छे और अखलाक वाले लोग हैं और सदफ से भी बहुत अच्छे तरह से मिले। उनकी बेटी जिसकी शादी होने वाली वो नहायत हसीन और 18 साल की जवान खूबसूरत लड़की है। मैंने बेचैनी से कहा कि मुझे अंडों का तो बताओ। मेरी बात सुनते ही सदफ हंसने लगी और कहने लगी हाँ ये बात सच है कि उनकी बेटी के बिस्तर पर अंडे रखे हुए थे और उसके ऊपर चादर डालकर बैठी थी। मैंने अंडों के बारे में पूछा तो उसकी माँ ने कहा कि वो इन अंडों के बारे में रुखसती के बाद ही बता सकती है। सदफ कहने लगी उनकी बेटी फातिमा जिसकी शादी है उसे भी अंडों की रस्म के बारे में कुछ इल्म नहीं है। मैंने बातों बातों में कई दफ़ा उससे पूछा ये अंडे तुम्हारे पास क्यों रखे हैं। हर बार उसने लाइल्मी का इजहार किया, कहने लगी जब इसकी शादी में महीना रह गया तब अम्मा ने उसे ये अंडे ला कर दिए हैं। उसे भी ये बहुत अजीब लगा, लेकिन उसकी अम्मा ने कहा कि अगर खैरियत से शादी करनी है तो ये अमल लाजमी करना होगा। फातिमा की चूँकि पसंद की शादी है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। पठानों में पसंद की शादी नहीं होती, तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वो पहली बच्ची थी जो यूनिवर्सिटी में गई थी। वहाँ पे उसको एक लड़का पसंद आ गया था, वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप नहीं माने थे। तो उस लड़के ने उसको बदनाम कर दिया था, तो इसलिए वो अपना इलाका छोड़कर इस इलाके में आन बसे थे जहाँ पे उनको कोई नहीं जानता था। फिर उस लड़के से कहा गया था कि फातिमा के लिए रिश्ता लेकर आए, तो वो उसके घर वाले मानने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि फातिमा 8 भाइयों की इकलौती बहन थी और माँ बाप उसको दुखी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली। बात मानने के बाद उन्हें मजबूर किया कि वो ये रस्म अदा करेंगे। सदफ की बात सुनकर तो मुझे मज़ीद हैरानी हुई कि अंडे रखने से शादी कैसे खैरियत से निमट सकती है। आजकल के लोगों के अजीब अजीब से रस्म व रिवाज हैं, साथ ही बहुत सारी गैर ज़रूरी बातों को भी शादी पर होते देखा जाता है, जिसकी वजह से शादी ब्याह का मामला बहुत ही मुश्किल हो गया है। सदफ कहने लगी उन लोगों ने खासूसी शादी पर आने की ताकीद की है, इसलिए जब हम शादी पर जाएंगे तो उसी वक्त पता चल जाएगा कि ये कैसी रस्म है।
आने वाले 15 दिन यूं ही तेज़ी से गुजर गए। कभी वो पठान औरत 1 अंडा लेकर जाती तो कभी 2 अंडे। अब तो जब भी दुकान पर आती मैं फ़ौरन मुस्कुरा कर पूछता, आज फिर तुम्हारी बेटी से अंडा टूट गया? मेरी बात सुनकर वो छिनप जाती। मेरी आदत मिजाज ऐसा ही था, मैं दुकान पर आने वाले हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता और जानबूझकर उन्हें तंग करता। इसी तरह लोग मेरी दुकान पर आने में खुशी महसूस करते थे और मोहल्ले की सारी दुकान छोड़कर मेरे पास आते थे। आम तौर पर दुकान बंद करके शादी ब्याह की तकरीब में जाना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन उस शादी का तो मुझे शिद्दत से इंतज़ार था और आज असर के बाद ये शादी होनी थी, इसलिए मैं पहले ही घर चला गया। सदम मुझे देखकर हैरान हुई और फिर कहने लगी, रहील मियाँ, इतना भी क्या तजस्सुस कि आप अपनी दुकान बंद करके आए? मैं हंसकर कहा कि अगर ऐसा करने से वाकई शादी में बरकत होती है तो आते थे, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। मैं भी अपनी बहनों की शादियाँ ऐसे ही करूँगा, तो फिर हम दोनों भी कुछ अंडे बिस्तर में रख लेंगे। सदफ ने हाथ में पकड़ा ब्रश मेरी तरफ फेंक दिया। मेरी और सदफ की पसंद की शादी थी, हम दोनों दूसरों की तरह रहते थे। सदफ भी मेरी दुकान पर कॉलेज से वापसी पे रुककर कुछ सामान ख़रीदा करती थी और वहीं से ही हमारी मोहब्बत का आगाज़ हो गया था। किस्मतें हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं लिखी थी, इसलिए घर वालों की रजामंदी से हम दोनों की शादी भी हो गई थी। शादी के 2 साल बाद हम औलाद की नेमत से महरूम थे और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। थोड़ी देर में सदफ ने तैयार होकर मेरे सामने आई। वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज उसका लिबास कुछ मुख्तलिफ था। मैंने उससे पूछा कि ये किस तरह का लिबास है? वो कहने लगी, हम पठानों की में शादी में जा रहे हैं, इसलिए मैंने उनके कपड़ों जैसा ही अपना लिबास तैयार कर लिया था। हम दोनों मियाँ बीवी मोहल्ले के आखिर बने पठान के मकानों पर पहुँच गए, जहाँ एक छोटा सा शामियाना लगाकर शादी की तकरीब हो रही थी। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी, लगता था जैसे निकाह का वक्त हो गया है। सारे इस बात का इंतज़ार कर रहे थे और सब मर्दान खाने में बैठ गया था और सदफ अंदर चली गई थी। किसी पठान की शादी में आने का मेरा पहला इत्तफाक था, इसलिए मैं बड़े शौक़ से वहाँ मौजूद लोगों और उनकी रस्मोआत को देख रहा था। दूल्हा भी एक कम उम्र और ख़ूबसूरत नौजवान था। मेरे सामने ही निकाह की रस्म भी अदा कर दी गई और जब दुल्हन रुखसती हुई तो उसकी बहनों ने उसके नुकलते ही पीछे से सारे अंडे तोड़ दिए। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह की हैरत से खुल गई कि दोबारा के 12 अंडे दरवाजे पर टूटे पड़े थे, जिन्हें बेचारी दुल्हन पिछले 1 महीने से संभालने की कोशिश कर रही थी। वो पठान औरत मेरे पास आई और मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, इससे बहुत खुशी हुई कि मैं उसकी बेटी में शादी में शिरकत करने के लिए आया। मैंने कहा, अम्मा सब तो ठीक है, लेकिन अब तो मुझे इस अंडों वाली रस्म का बता दे, क्योंकि ये देख कर मेरा दिल बड़ा दुखा है कि एक लड़की पिछले 1 महीने से सारी रात अंडों का ख्याल करती आई है। उसके निकलते ही तेरे घर वालों ने सारे अंडे तोड़ डाले। वो पठान औरत हल्के से मुस्कुराई और मेरे पास ही बैठ गई। सदफ भी हमारे पास चली आई थी और आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी कि मेरे शौहर का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। मैंने अकेले ही अपनी 3 सब बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया है। एक अकेली औरत बेटियों के साथ इस माशरे में जीना कितना मुश्किल होता है, और इसके जो 8 भाई हैं वो इसके ऊपर तलवार लेके खड़े थे कि कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। इसलिए हम इस महल्ले में आए थे कि इसकी पसंद की शादी कर सकें। तो तुम लोग भी जानते हो, फिर हालात ने हमें इस कदर मजबूर कर दिया कि मैं अपने सारे बेटे और बेटियों को भी काम पर लगाना पड़ा। मेरी 3 बेटियों जो हैं वो साल बट्टे पर काम करती हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, काम के लिए निकल जाती हैं और रात गए घर लौटते हैं मेरे बेटे। हमारी आदत है, इस तरह हमने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींचा है। फातिमा मेरी बेटी है जिसकी अभी मैंने रुखसती की है। मेरी इस बेटी ने हमेशा मेरा साथ निभाया है और हर तरह के काम करने में मेरा साथ दिया है। क्योंकि ये सबसे छोटी है, भाई इसके बड़े हैं, तो भाइयों के साथ साथ इसने मेरा साथ निभाया। भाई शादियाँ करके अपने घरों को चले गए और मैं अपनी बेटी के साथ अकेली रह गई। उन लोगों ने मेरी बेटी का और मेरा एहसास नहीं किया क्योंकि उनकी बीवियों ने उनको हमसे अलग कर दिया था। तो ये मेरे साथ बड़ा साथ निभाया है और बेटे के फ़र्ज़ निभाया। इसलिए जब इसकी शादी का वक्त आया तो मेरे दिल से ख्वाहिश थी कि वो एक अच्छी दुल्हन बने और सबसे खूबसूरत लगे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी का नसीब भी मेरे जैसा हो। मैं बहुत ही कम उम्र में बेवकी का गम झीला था। मैं चाहती थी कि उसकी शादी बहुत अच्छी तरह से हो और वो आने वाली ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुशियाँ देखे। जब उसका रिश्ता हो गया तो उसके ससुराल वालों ने मुझे ताकीद की कि शादी से कुछ अरसा पहले फातिमा को काम छुड़वा दी जाए कि वो घर में रहकर थोड़ी बेहतर हो जाए। गर्मी और धूप में काम करने की वजह से उसका रंग और जिल्द झुलस कर रह गई थी। मैं भी यही चाहती थी कि मेरी बेटी अब कुछ वक्त मेरे सुकून घर से गुजार ले, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी ही मेरे साथ मेहनत की थी। लेकिन यही बात जब मैंने अपनी बेटी से कही तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसकी मौजूदगी में अकेले ही सारे काम करूं। अगर मैं फातिमा को ये बता देती कि उसके ससुराल वाले भी यही चाहते हैं तो यकीनन वो ज़िद पर आ जाती, क्योंकि वो बहुत ही ज़िद्दी थी। जिस बात पर अड़ जाती थी उससे पीछे न हटती थी। इसलिए मैंने फातिमा को ये कहा, मैंने फातिमा को एक ऐसी रस्म के बारे में बताया जिसका सिरे से कोई वजूद नहीं था। मैंने अपने जो छोटी बेटी उससे मशवरा किया था, एक ऐसा हल निकाला जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैंने फातिमा से कहा कि हमारे पास ये रस्म है कि दुल्हन को शादी से पहले 12 अंडों पर बैठना होता है, यानी इसको अपने बिस्तर पर रख के रहना पड़ता है। इस तरह आने वाली ज़िंदगी खैरियत से गुजरती है और खुशियों का सबब बनती है। फातिमा को हमेशा से आदत थी कि वो मेरी हर बात पर एतबार कर लेती थी, इसलिए मैंने जानबूझकर उससे ऐसा झूठ कहा जिस जगह वो बैठ जाए मेरा ये झूठ पूरी तरह से काम कर गया। मेरी बेटी जिस दिन रात काम करने की आदत थी वो अपनी आने वाली ज़िंदगी का सोच के सारा वक्त अपने कमरे में बैठी रही। उसके चेहरे पर वापस पहले जैसी
खूबसूरती और निखार लौट आया। ना ही अंडों वाली कोई रस्म हम पठानों में होती है, ना ही इससे आने वाली खुशियों से कोई ताल्लुक़ है। लेकिन हर माँ की तरह मैं अपनी बेटी को शादी के दिन खूबसूरत देखना चाहती थी, इसलिए मैंने वक्ती तौर पर झूठ का सहारा लेकर अपना ये अरमान पूरा कर लिया। वैसे भी मैं चाहती थी कि उसे कुछ वक्त का आराम मिल जाए, क्योंकि शादी के बाद फिर वही जिम्मेदारियाँ उसके सर पर आनी हैं जो हर लड़की को उठानी पड़ती हैं। वो पठान औरत मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखने लगी, जो अपनी बहन की रुखसती पर एक कोने में बैठी आंसू बहा रही थी। वो कहने लगी, इन दोनों की शादियाँ भी मैं जल्दी कर दूँगी, क्योंकि इन पर बाप का साया है, ना भाइयों का सहारा, क्योंकि भाई अपनी बीवियों के साथ अलग हो चुके हैं। और शादी के लिए आपकी दुकान से अंडे लेने ज़रूर आऊँगी, क्योंकि ये दोनों भी वो अपनी बड़ी बहन जैसी है, कम उम्री से काम करने की आदत है, इन्हें इस कदर मुतासर कर दिया है कि उन्हें एक कोने में बैठा मुमकिन ही रहा। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। यकीनन ये खुशी के आंसू थे जो अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में सोच कर आ गए थे। हर माँ की तरह वो भी अपनी बेटी की खुशी के लिए कोशिश कर रही थी। उसकी बातों ने मेरा दिल भी बहुत नरम कर दिया था। मैंने दिल से दुआ की कि अल्लाह इसकी बेटियों को आबाद रखे और सब बच्चियाँ अपने घरों में हमेशा खुश रहें। सदफ का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल आया था। मेरे अंदर का तजस्सुस ख़त्म हो गया था। अब मैं ये सोच रहा था कि जब मेरे घर बेटी होगी तो मैं अपनी बेटी के लिए ऐसे ही जज्बात रखूँगा। कभी भी माँ बाप औलाद की खुशी और सुकून के लिए कैसे कैसे झूठ बोल जाते हैं और औलाद को शायद एहसास भी नहीं होता। बचपन में अक्सर मेरी अम्मा भी मुझे कहती थी कि अगर तू सवेरे नहीं उठेगा तो सूरज मामा तुझसे नाराज़ हो जाएगा, और मैं झट से अपना बिस्तर छोड़ दिया करता था। जब बड़ा हुआ तो सोचने लगा मेरी माँ किस कदर झूठ बोला करती थी। सूरज मामा भी भला कभी किसी से नाराज़ हो सकता है। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ था कि उनके झूठ के पीछे सिर्फ मेरी ही भलाई पोशीदा थी। मैं हमेशा देर से उठने का आदी था, इस वजह से मुझे स्कूल में सज़ा भुगतनी पड़ती थी। मेरी माँ मुझे इस सज़ा से बचाने के लिए ऐसे झूठ कहती थी। माँ बाप का हर सच, हर झूठ सिर्फ और सिर्फ औलाद की खुशी की खातिर होता है। आप लोग इस बारे में क्या राय, अगर औरत ने अपनी बेटी को इस तरह झूठ बोलकर सही किया या फिर गलत किया? आपके माँ बाप ने कभी आपसे झूठ बोला? अपनी कमेंट का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार हम इंतज़ार करेंगे। साथ रहने का शुक्रिया।